दोस्तों, लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूं? कुछ दिन पहले एडिटोरियल्स बनाते वक्त मैंने आपके साथ एक न्यूज डिस्कस की थी, जहां पे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी अपॉइंट की है 4 मेंबर्स की फार्म बिल्स के ऊपर बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। इस कमिटी की मांग नहीं की थी ना ही फार्म यूनियंस ने और ना ही सेंटर ने। केंद्र सरकार और फार्मर्स के बीच में काफी लंबे समय से नेगोशिएशन चल रहे हैं फार्म बिल्स को लेके। सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया था कि आप ये बताइए कि ये बिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये बताने की बजाय कि ये फार्म बिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि नहीं है, कहीं ना कहीं कमिटी बना रहा है, दोनों पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने उठ के आता है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी, क्या जुडिशरी यहां पे लेजिस्लेटिव डोमेन में एंट्री मार रहा है? क्या जुडिशरी यहां पे एग्जीक्यूटिव डोमेन में एंट्री मार रही है? तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे इस पूरे टॉपिक का, उन इंस्टेंसेस को समझेंगे जब कोर्ट्स ने लॉ और पॉलिसी के फील्ड में इंटरफेयर किया है। कौन से ऐसे फील्ड्स रहे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज रहे हैं जहां पे कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को निगेट करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो नए लॉज लेके आई है। क्या कोर्ट्स का गवर्नेंस में प्रोएक्टिव रहना जरूरी है? हम यहां पे ये भी समझेंगे उन केसेस को जहां पे कोर्ट्स ने जो भी स्टेप्स लिए हैं उसके चलते लोगों को फायदा भी हुआ है। ओके, तो भाई दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से फायदा कब कब हुआ और कब कब ऐसा लगा कि जुडिशरी अपने डोमेन को क्रॉस कर रही है। सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एक वेरी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और ये पावर्स 3 ब्रांचेस के बीच में बांटी गई हैं। एक ब्रांच है आपकी लेजिस्लेचर, दूसरी है एग्जीक्यूटिव, तीसरी है जुडिशरी। अगर आप बात करो गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की ये 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेटर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और ये तीनों ब्रांचेस आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, कोई भी किसी से ज्यादा नहीं होता है। बस लॉजिक ये है कि ये तीनों अलग अलग फंक्शन करती हैं, अलग अलग एंटिटीज की तरह काम करती हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिसी डिसीजन बनाना और इंप्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर का काम है कि एक्ट्स, नियम कानूनों को निकालना। लेजिस्लेटर जो भी नियम कानून इनेक्ट करेगा उसको इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। और अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हद पार कर रहे हैं तो जुडिशरी इंटरफियर करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट होने से रोकेगी। अगर कहीं पे एडजुडिकेशन करना है डिस्प्यूट्स को लेके, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है या किसी भी प्रकार का दूसरा डिस्प्यूट है, फेडरल डिस्प्यूट है, स्टेट के सब्जेक्ट्स का डिस्प्यूट है, वहां पे डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना काम है जुडिशरी का। ठीक है ना भाई? तो ये सारी चीजें हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करना काम है जुडिशरी का। और बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 को दी गई थी केशवानंद भारती केस के जजमेंट में। और उस डॉक्ट्रिन, मतलब उस बेसिक स्ट्रक्चर वाले डॉक्ट्रिन में कवर होता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हमारे संविधान का एक ऐसा पार्ट है जिसको अमेंडमेंट करके हटाया नहीं जा सकता। तो जुडिशरी क्या करता है? इट एक्सरसाइजेस जुडिशियल रिव्यू ओवर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस। लेजिस्लेचर क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव अगर अपनी हद पार कर रहा है तो लेजिस्लेचर उसको रोक सकता है। कैसे रोक सकता है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू रोक सकता है, हटा के। और भी बहुत से तरीके हैं, पार्लियामेंट की कमिटीज के थ्रू, बहुत सारे अलग अलग मोशंस के थ्रू, वो मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ाया है, आप जाके देख लीजिए। कुल मिला के यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूं कि जितनी भी 3 अलग अलग एजेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट इफेक्टिव चेक एंड बैलेंसेस की तरह काम करते हैं। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, मेन पे, व्हेन कोर्ट्स इशूड लॉ एंड पॉलिसी। कभी कभी यह देखा गया है कि जुडिशरी, कोर्ट, जिनका काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको देखना, या फिर डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना, कभी कभी इस काम को छोड़ के कोर्ट्स लॉ और पॉलिसी बनाने के डोमेन में घुस जाता है। और ऐसे बहुत से जजमेंट है जहां पे कोर्ट ने लॉ और पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल, पहला विशाखा केस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की बात, वीडियो पे लाइक का बटन, लगभग 4 मिनट बाद ही मैं आपको लाइक करने को बोल रहा हूं, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूं। रीजन बीइंग कि अब तक वही लोग देख रहे हैं जो मेरे सिंसियर व्यूअर्स हैं। तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, कमेंट कर दीजिए एंगेजमेंट के लिए। ये दोनों चीजें तो और भी, ये दोनों चीजें तो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें आपको कुछ भी नहीं जाएगा। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो, ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको जेन्युइन डॉट जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, और भी जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को कैसे रोकना है। अब देखिए, ऐसी गाइडलाइंस को इशू करने की जो ताकत है वो सरकार के पास है या लेजिस्लेचर के पास है। यहां पे कोर्ट गाइडलाइंस इशू कर रहा है। उसके बाद जो फूड ग्रेन्स पड़े
सड़ रहे थे। देखिए आपको पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से फूड प्रोक्योर करता है एमएसपी पे और अपने गोडाउन्स में सेव कर देता है। अभी ये गोडाउन में पड़े पड़े फूड सड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी पेटिशंस पहुंची कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ पे चूहे बिल्लियां खा रहे हैं फूड ग्रेन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर इशू किया कि सारे फूड ग्रेन्स आप बांटिए। अभी फूड ग्रेन्स बांटना किसका प्रेरोगेटिव है? ये प्रेरोगेटिव है सरकार का, लेकिन ऑर्डर कौन दे रहा फूड ग्रेन्स बांटने की? सुप्रीम कोर्ट दे रही है। अब एक समझिए यहां पे बात कि यहां पे जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देती हुई नजर आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए काम के हैं। विशाखा गाइडलाइंस वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं दे पा रही थी गाइडलाइंस, तभी तो दिया ना सरकार ने, जुडिशरी ने। सरकार इन गाइडलाइंस को इशू करना चाहिए था, सरकार ने नहीं करी तो जुडिशरी ने करी। सरकार को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो जमा किए हुए ग्रेन्स हैं वो लोगों में बांटने चाहिए ताकि लोग भूखे ना मरे। वो सड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला कि भाई सड़ने वाले ग्रेन्स बांट दो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? हाँ, एक चीज है जहां पे ऐसा आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अपनी हद वॉयलेट करते हुए नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट करी। क्यों अपॉइंट करी? ऑलरेडी स्विस बैंक में इंडियंस का जो ब्लैक मनी डिपॉजिटेड है उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए हाई लेवल कमेटी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठा रखी थी। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दी। यह गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी हदें लांघ रहा है। जब ऑलरेडी हाई लेवल कमेटी सेंटर की तरफ से बनी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर कर रहा है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रोएक्टिव होने के और कुछ एग्जांपल्स हैं। 1983 में जस्टिस भगवती साहब ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है भाई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कोई पीआईएल डाल के भाई अपने राइट्स को पाने की बात कर सकता है, किसी और के बिहाफ पे पीआईएल डाल के बोल सकता है कि इसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो जुडिशरी वहां पे एक्शन लेगा। और इसी जजमेंट में जस्टिस पाठक ने क्या बोला? जस्टिस पाठक ने जुडिशरी से कहा कि द टेम्पटेशन ऑफ क्रॉसिंग इनटू द टेरिटरी व्हिच प्रॉपर्ली पेंटेन्स टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। तो जो पीएन भगवती साहब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके आए, कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा जुडिशियल मैकेनिज्म था जिसके चलते सरकार जो कुछ भी कर रही है सरकार को ज्यादा अकाउंटेबल किया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जस्टिस पाठक क्या बोल रहे हैं? जस्टिस पाठक ये बोल रहे हैं कि जुडिशरी का यह काम जरूर है कि वो लोगों का ध्यान रखे, कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन से बचे, लेकिन जुडिशरी कभी भी टेम्प्ट नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की टेरिटरी में जाने के लिए। जुडिशरी का काम है जुडिशियल डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना। जुडिशरी का काम इस बात को देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसके लिए नियम कानून बनाना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम है और वहां पे जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के 2007 में क्या बोलते हैं? कोर्ट्स कैन नॉट क्रिएट राइट्स वेयर नन एग्जिस्ट नॉर दे can go on making orders which are incapable of enforcement or violative of other laws or settled legal principles। यानी जस्टिस काटजू क्या बोल रहे हैं कि भाई जहां पे राइट्स है नहीं हम पैदा नहीं कर सकते। और दूसरी बात सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल, ये एक सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजंस एग्जीक्यूटिव लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर, हेड बाय चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट। तो भाई कहीं ना कहीं इनके द्वारा लिए गए डिसीजंस यही लेंगे, सुप्रीम कोर्ट वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। और हम जबरदस्ती हर जगह पे घुस के नियम कानून नहीं बना सकते, ये जस्टिस काटजू ने 2007 में बोला। ठीक है, अब ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट। सुप्रीम कोर्ट बहुत जगहों पे प्रोएक्टिव रहा है, बहुत सारे जजेस ने यह भी बोला है कि हमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को डोमेन में नहीं घुसना है। कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जहां पे लेजिस्लेचर ने कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर को बदल दिया है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है? On 7th of September 2011, the Parliament passed the Customs Amendment and Validation Bill 2011, which retrospectively validates all duties imposed and actions taken by certain custom officials who were not authorized under the Customs Act to do the stated act। Custom Act के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई अगर इंडिया के अंदर कोई सामान आ रहा है तो उसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी लगा सकते हो, बाहर जा रहा है तो ड्यूटी लगा सकते हो। वो डिपेंड करता है कस्टम एक्ट के अंदर कहां पे ड्यूटी कैसे लगाने को बोला गया। हुआ ये कि कस्टम एक्ट के अंदर जो ड्यूटीज नहीं लगानी थी, कुछ सर्टेन कस्टम ऑफिसर्स ने वो ड्यूटी लगा दी, तो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब कस्टम एक्ट के अंदर ड्यूटी नहीं लगाने को बोला है तो ये ऑफिसर्स ड्यूटी कैसे लगा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्यूटी लगाने वाले प्रोसीजर को रिजेक्ट कर दिया। अब समझिए बात को, कस्टम्स एक्ट के अंदर कुछ ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को कुछ कस्टम ऑफिसर्स ने एग्जीक्यूट कर दिया और पार्टियों से पैसे ले लिए। वो ड्यूटी लगाने का प्रावधान कस्टम एक्ट में नहीं था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचेगा, जो भी पार्टी अफेक्ट हो रही होगी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगी और बोलेगी कि देखिए भाई हमारे ऊपर तो फालतू ड्यूटी लगाई जा रही है, हमसे टैक्स वसूला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की हियरिंग करी और बेंच में बोला कि नहीं भाई ये जो ड्यूटी लगाई गई है ये गलत है,
ठीक है, इन कस्टम ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये ड्यूटी वापस की जाए। पार्लियामेंट ने बोला ये क्या मजाक है, पार्लियामेंट लेके आया कस्टम्स बिल 2011, यानी कस्टम्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2011, जिसके थ्रू पार्लियामेंट ने बोला कि इन सर्टेन कस्टम ऑफिसर्स ने जो भी ड्यूटी लगाई थी वो सही लगाई थी और हम रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर रहे हैं कस्टम्स एक्ट को। यानी कि जिस समय पे इन कस्टम ऑफिसर्स ने उन चीजों के ऊपर ड्यूटी लगाई थी, इन कस्टम ऑफिसर्स ने सही ड्यूटी लगाई थी, पार्लियामेंट इन कस्टम ऑफिसर्स को ऑथराइज कर रही कि वो ड्यूटी लगा सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेरेंस दिखाया और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट को कस्टम एक्ट का वायलेशन नजर आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, बाद में पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं भाई हम इस वायलेशन को एक्सेप्ट करते हैं, कस्टम एक्ट में चेंज की जरूरत है, हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर रहे हैं, जो भी कस्टम ऑफिसर्स ने किया है सही किया है। तो आप कह सकते हो कि इट इज सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव, और बाद में कहीं ना कहीं इसको रिवर्स कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया एक नए बिल के थ्रू। ऐसे बहुत से केसेस हैं, ये बस एक केस है जिसको हमने यहां पे डिस्कस किया। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि क्या कोर्ट को प्रोएक्टिव होना चाहिए गवर्नेंस में। देखिए, गुड गवर्नेंस मतलब जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है कहीं ना कहीं उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं पब्लिक भी एक कॉन्फिडेंस के साथ देखे सरकार को कि हाँ भाई सरकार जो कुछ भी डिसीजन ले रही है वो डिस्कशन के बाद ही ले रही है। रिसेंटली हमारी सरकार है जिसने फॉर्म बिल्स पास किए हैं, लेबर लॉज पास किए हैं, जिसमें सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने डिसीजंस को प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन के बिना ले लिया, और उसके चलते देखिए फॉर्म बिल्स का कितना तगड़ा एजिटेशन हो गया। तो भाई हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर है। ये सब क्यों लेके आया गया है? ये सब लेके आया गया है गुड गवर्नेंस के थ्रू। कहीं ना कहीं आप मानिए लिबर्टी और इक्वालिटी हमारे देश में आज तक इसीलिए सर्वाइव कर पाई, थ्राइव कर पाई, चूंकि कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी एक रोल प्ले कर रही थी। याद करिए 1975 का वो काला समय जब इमरजेंसी लगी थी, हम में से ज्यादातर लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे, बट उस समय पे भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो इंदिरा गांधी से भागते फिर रहे थे, बट कहीं ना कहीं उस समय पे जुडिशरी ने अपना मेटल दिखाया था, सरकार के अगेंस्ट बात की थी। 1973 में केशवानंद भारती के जजमेंट ले लीजिए, मिनर्वा मिल्स का जजमेंट ले लीजिए, बहुत से ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पे सीधे सीधे सरकार की अथॉरिटी को रोका है, रिस्ट्रिक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सरकार की अथॉरिटी को सही समय पे ना रोका होता, हो सकता है हमारे यहां भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप या इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी है जिसने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव ताकत को कंट्रोल में रखा है, रूल ऑफ लॉ को एक्चुअली में इंडिया में प्रिवेल होने दिया है। ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को क्रेडिट जाता है इस बात का, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बार एसोसिएशन को क्रेडिट जाता है। इंडिपेंडेंट बार एसोसिएशन क्या होता है? देखिए, इंडिया में बहुत सारे बार एसोसिएशन है, तो सुप्रीम कोर्ट का अलग बार एसोसिएशन होगा, किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का अलग बार एसोसिएशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर्स काम करते हैं उनके एक प्रोफेशनल एसोसिएशन को आप बार एसोसिएशन बोल सकते हो, ठीक है ना भाई। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के एक से ज्यादा बार एसोसिएशन हो, वो डिपेंड करता है कि लॉयर कौन सा बार एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहता है। जैसे कि आप समझिए, पंजाब नेशनल बैंक मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, और पंजाब नेशनल बैंक में बहुत सारे यूनियन है जो एम्प्लॉयज के वेलफेयर का काम करते हैं, और एक यूनियन नहीं है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, बहुत सारे अलग अलग यूनियन है। वो एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा यूनियन ज्वाइन करना चाहता है। उसी तरीके से बार एसोसिएशन अलग अलग हो सकते हैं, बार एसोसिएशन में लॉयर होते हैं, और ये जो बार एसोसिएशन है ना, ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बार एसोसिएशन अंडर प्रिविलेज के कॉज को उठाते हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनके राइट्स के कॉज को उठाते हैं, और कहीं ना कहीं इससे एक इनलाइटेंड पब्लिक ओपिनियन पैदा होता है। और ये पब्लिक ओपिनियन को ड्राइव कौन करता है? मीडिया ड्राइव करता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया, इनलाइटेंड पब्लिक ओपिनियन, बार एसोसिएशन, जुडिशरी, ये सब मिलके कहीं ना कहीं हमारी सरकार को उसके टोज पे रखते हैं कि कोई कुछ भी करता ना फिरे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अपने हिसाब से कुछ ना कर पाए। तो जुडिशरी का होना जरूरी क्या है ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा जुडिशरी का इंटरफेरेंस करना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन में ये भी सही नहीं है। अब उसका एक रीसेंट एग्जांपल देखने को मिल रहा है 12 जनवरी 2021 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम 3 फार्म बिल्स के इंप्लीमेंटेशन को रोक रहे हैं, ये एक 4 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं, ये 4 मेंबर की कमेटी फार्मर्स बॉडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेट करेगी। बात यहां पे ये है कि किसी भी पार्टी ने, चाहे वो फार्म यूनियंस हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं बोला है कि आप हमारे बीच में नेगोशिएट करो, मांडवली करवाओ। फार्म यूनियंस ने और बहुत सारे पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली है कि आप बताइए कि फार्म बिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बस ये बताना है कि फार्म बिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट निगोशिएट कर रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, जबकि निगोशिएशन की तो बात ही नहीं आती है। निगोशिएशन काम किसका है? सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो नियम कानून बने हैं
उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में बात करना, ना कि मांडवली करा के एक बीच के मिडिल ग्राउंड को ढूंढना, जो कि इस समय पे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ये एक ऐसे समय पे कर रहा है जब आर्टिकल 370 से रिलेटेड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो कोटा दिया गया तो उससे रिलेटेड, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, लव जिहाद लॉ से रिलेटेड जो पिटीशंस हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखिए आर्टिकल 370 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ईडब्ल्यूएस के जो कोटा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में हमारे देश के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनकी अपनी अवधारणा हो सकती है, उसमें एक प्रॉब्लम नहीं है। बात यहां पे ये है कि ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इन केसेस को अर्जेंट बेसिस पे टेकअप करना चाहिए। इनको टेकअप करने के बजाय, इनको एडजुडिकेट करने के बजाय, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिसाइड करने के बजाय आप फार्म लॉज में मांडवली करवा रहे हो, निगोशिएट कर रहे हो। इस बेसिस पे यहां सुप्रीम कोर्ट को बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एब्डिकेट कर रहा है और उस डोमेन में घिस रहा है जो कि उसका डोमेन है भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो पावर का आप कह सकते हो शेयरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच में जो पावर की शेयरिंग थी, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने मेंटेन किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 1950 में, हमने यूके का पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वाला कंसेप्ट पूरी तरीके से इम्बाइब नहीं किया है। जो वेस्टमिंस्टर कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का, वो वहां की पार्लियामेंट को ज्यादा ताकत देता है, कोर्ट को कम ताकत देता है। अमेरिका की कोर्ट्स के पास ज्यादा ताकत है, इंडिया में कोर्ट और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बीच में एक बैलेंस देखा गया है। तो अगर पार्लियामेंट एक लिमिट से ज्यादा ताकत दिखा रही है, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एक लिमिट से ज्यादा अपना दिमाग चला रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल, अगर आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पहले पोजीशन क्या थी? पहले पोजीशन ये थी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है तो क्या वो साउंड रीजंस पे लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का सही इंटरवेंशन है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजों की वजह से तारीफ डिजर्व करता है, जैसे नवतेज जौहर केस, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एलजीबीटी का केस है। सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करने की बात है। 2015-16 के समय पे या उससे पहले थोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइज किया था एलजीबीटी वाले सेक्शन 377 को, लेकिन फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेम सेक्स रिलेशंस को। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी बहुत सी जगहों पे इन्वॉल्व हुआ है जहां पे उसने देश के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया है। बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जहां पे उसको नहीं इंटरफेयर करना चाहिए वहां पे भी वो इंटरफेयर करता है। ऐसे नाना एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गुड गवर्नेंस, चाहे वो इन्वायरमेंट की फील्ड में हो, जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज एजुकेशन, पुलिस रिफॉर्म्स, इलेक्शन, किसी भी फील्ड में हो, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एंटर करके गुड गवर्नेंस को मेंटेन किया है। जरूरी यह है कि जो स्ट्रिक्ट लाइन है जो कि सेपरेशन को डिमार्केट करती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, वो लाइन बनी रहे और हर ऑर्गेनाइजेशन अपना काम, हर इंस्टीट्यूशन अपना काम अपनी ईमानदारी से बिना दूसरे के डोमेन में घुसे किए। और यहां पे जुडिशरी के ऊपर यही इल्जाम लग रहा है कि वो दूसरे के डोमेन में एंट्री मार रहा है। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये न्यूज़, इसका कंटेक्स्ट और पूरा का पूरा एनालिसिस ठीक से समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले।